Hello students, how are you all? And welcome to eSaral and I am your faculty and mentor Shubhangi Sharma. तो स्टूडेंट्स आज हम स्टार्ट करने वाले हैं केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस और आज हम इसके बहुत सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और उनसे रिलेटेड हर एक कॉन्सेप्ट को क्लियर करते चलेंगे। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को प्रेस कर दो। और स्टूडेंट्स आप इस पूरे सेशन की जो पीडीएफ है उसको डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक के थ्रू डाउनलोड कर सकते हो सो दैट यू कैन प्रैक्टिस एट योर होम। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। सो आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज, आपको कुछ 4 इक्वेशंस गिवन है एंड यू हैव टू फाइंड आउट विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है, कोई भी एक एलिमेंट मतलब दो या दो से ज़्यादा जो रिएक्टेंट्स होते हैं उसमें एक एलिमेंट दूसरे कंपाउंड में से किसी एक एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देता है, तो दैट इज कॉल्ड अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो अब हम यहाँ पर देखते हैं, देखो हमारे पास जो फर्स्ट इक्वेशन है, जो हमारी फर्स्ट इक्वेशन है वो क्या है, MgCO3, उससे हमें क्या मिल रहा है MgO और CO2। तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है, जो MgCO3 एक पूरा कंपाउंड था वो ब्रेक डाउन हो रहा है MgO में और CO2 में, तो इट इज़ नॉट अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ये तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो गई। अब हम देखते हैं सेकंड, ट्वाइस ऑफ Na प्लस ट्वाइस ऑफ H2O, हमें क्या मिल रहा है, ट्वाइस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस हमारी बाहर निकल रही है। तो क्या ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है? हो सकती है। देखो यहाँ पे क्या है, सोडियम है, सोडियम किससे रिएक्ट कर रहा है, वाटर के साथ। तो ये क्या कर रहा है, सोडियम एक हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर रहा है और हमें क्या मिल रहा है, ट्वाइस ऑफ NaOH, और बाहर क्या निकल रहा है, हाइड्रोजन। तो दिस इज अ डिस्प्लेसमेंट काइंड ऑफ रिएक्शन। ठीक है, बाकी के 2 इक्वेशंस भी देख लेते हैं। देखो थर्ड इक्वेशन क्या है हमारे पास, ट्वाइस ऑफ H2 किस रिएक्ट कर रहा है, ऑक्सीजन के साथ, और हमको क्या मिल रहा है, ट्वाइस ऑफ H2O वाटर, यानी कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन आपस में रिएक्ट कर रहे हैं और हमें क्या मिल रहा है, वाटर। तो ये क्या हो गया, 2 रिएक्टेंट्स आपस में मिलकर एक प्रोडक्ट बना रहे हैं। तो दिस इज अ व्हाट टाइप ऑफ रिएक्शन, इट इज अ कंपोजिशन रिएक्शन। एंड फोर्थ वन इज, देखो यहाँ पर है हमारे पास लीड नाइट्रेट, जिसको हमने हीट करा तो हमें क्या मिल गया, लीड ऑक्साइड, NO2 एंड O2, यानी कि एक प्रोडक्ट कितने कंपाउंड्स में टूट गया, 3 कंपाउंड्स में। तो जब भी एक रिएक्टेंट जो होता है वो 2 या 2 से ज़्यादा प्रोडक्ट्स में डिकम्पोज हो जाता है तो उसको हम क्या कहते हैं, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, इसका आंसर होगा B, दैट इज ये क्या है, हमारी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिएक्शन ऑफ मैग्नीशियम विद एयर इज व्हाट टाइप ऑफ रिएक्शन। मैग्नीशियम की जब एयर के साथ रिएक्शन कराते हैं तो वो किस टाइप की रिएक्शन होती है, ये आपकी जो NCERT की बुक है उसमें एक एक्टिविटी भी दी हुई है। ठीक है, उसमें हमें पता है कि हम मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के साथ जब रिएक्ट कराते हैं तो क्या करते हैं, उसको हीट करते हैं। तो ये किस टाइप की रिएक्शन हो गई, एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो गई। ओके, सो इट्स आंसर इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, which of the following statement about the given reaction are correct। आपको एक रिएक्शन दी हुई है, ये पूरी 3Fe प्लस 4H2O मिलकर क्या बना रहा है, Fe3O4 प्लस 4H2। अब आपको यहाँ पे 4 स्टेटमेंट्स गिवन हैं और इन चारों में से आपको बताना है कि कौन कौन से स्टेटमेंट्स हैं जो करेक्ट हैं। तो चलो देखते हैं। पहला स्टेटमेंट क्या बोल रहा है कि आयरन मेटल इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड। तो क्या आयरन मेटल जो है वो ऑक्सीडाइज हो रहा है? फर्स्ट ऑफ ऑल ऑक्सीडाइज एलिमेंट कब होता है, जब किसी भी एलिमेंट में ऑक्सीजन जाके कनेक्ट हो जाता है तो उस टाइम हम उसको क्या कहते हैं कि वो एलिमेंट क्या हो गया, ऑक्सीडाइज हो गया। तो अब यहाँ पे देखो, जब रिएक्टेंट था तो रिएक्टेंट के टाइम पे क्या था, फेरस था, और प्रोडक्ट में क्या मिल गया हमको, Fe3O4, यानी कि फेरस में क्या ऐड हो गया, ऑक्सीजन। तो डेफिनेटली जो आयरन है वो क्या हो गया, ऑक्सीडाइज हो गया। तो इसका मतलब जो फर्स्ट स्टेटमेंट है हमारा वो क्या है, करेक्ट है। सेकंड देखते हैं, वाटर इज गेटिंग रिड्यूस्ड। अब वाटर इज गेटिंग रिड्यूस्ड का क्या मतलब हुआ, देखो जो वाटर था, वाटर क्या था, H2O, और प्रोडक्ट में हमें क्या मिल गया, सिंपल H2, यानी कि इसमें से ऑक्सीजन क्या हो गया, बाहर निकल गया। तो जब भी किसी भी कंपाउंड में से जब ऑक्सीजन बाहर निकल जाता है तो उसका क्या हो जाता है, रिडक्शन।
तो इसका मतलब वाटर इज़ डेफिनेटली गेटिंग रिड्यूस्ड। तो ये वाला जो हमारा स्टेटमेंट है ये भी करेक्ट है, ठीक है। थर्ड इज वाटर इज एक्टिंग एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। तो क्या वाटर रिड्यूसिंग एजेंट की तरह वर्क कर रहा है? फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज रिड्यूसिंग एजेंट? देखो, रिड्यूसिंग एजेंट वो होते हैं जो खुद ऑक्सीडाइज होते हैं और सामने वाले को रिड्यूस कर देते हैं। जैसे कि हम अगर बात करें, जो हमारे पास लाइफ इंश्योरेंस के एजेंट्स आते हैं, तो वो क्या करते हैं? वो खुद का लाइफ इंश्योरेंस थोड़ी करते हैं, वो तो हमारा लाइफ इंश्योरेंस करते हैं, है ना। तो इसी तरीके से जो रिड्यूसिंग एजेंट है वो क्या करेगा? खुद ऑक्सीडाइज होकर सामने वाले प्रोडक्ट को क्या कर देगा? ऑक्सीडाइज कर देगा। तो अब यहाँ पे वाटर का तो क्या हो रहा था? रिडक्शन हो रहा था, और इसकी वजह से फेरस का क्या हो रहा था? ऑक्सीडेशन हो रहा था। तो यानी कि वाटर किसकी तरह बिहेव कर रहा है? एक ऑक्सीडेशन एजेंट की तरह। तो दिस इज द रॉन्ग, थर्ड वन इज रॉन्ग। नाउ फोर्थ स्टेटमेंट इज वाटर इज एक्टिंग एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। यस, इट इज राइट। तो ये हमारा करेक्ट हो गया, यानी कि 1, 3, 2 एंड 4 इज द करेक्ट, यानी कि सी इज द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऑक्सीडेशन इज अ प्रोसेस विच इन्वॉल्व, देखो 4 ऑप्शन हैं आपके पास। एडिशन ऑफ, पहला ऑप्शन क्या है? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो ऑक्सीडेशन की हमने जितनी भी इक्वेशंस देखी हैं उसमें हमने क्या देखा है कि अगर किसी भी एलिमेंट में ऑक्सीजन ऐड हो जाता है तो उसका क्या होता है? ऑक्सीडेशन। या फिर किसी भी एलिमेंट या कंपाउंड में से हाइड्रोजन बाहर निकल जाता है तो उसका क्या हो जाता है? ऑक्सीडेशन। इसके अलावा इसकी एक डेफिनेशन और भी होती है जो शायद आपको नहीं पता होगी, जिसमें हम देखते हैं, जैसे हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लो हमारे पास मैग्नीशियम को हम जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराते हैं तो इसका डेफिनेटली ऑक्सीडेशन होता है, इसमें ऑक्सीजन जुड़ जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर हम थोड़ा सा डीप में जाकर देखते हैं कि हो क्या रहा है। देखो, मैग्नीशियम ने क्या किया? MgO बनाने के लिए इसने अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स किसको डोनेट कर दिए? ऑक्सीजन को। यानी मैग्नीशियम के पास से क्या हुआ? इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ, ठीक है। तो तब जाके इसका ऑक्सीडेशन हुआ। यानी कि ऑक्सीडेशन अगर किसी भी एलिमेंट का हो रहा है तो वहाँ पे डेफिनेटली लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं। तो इसका मतलब एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज द करेक्ट आंसर। बाकी एडिशन ऑफ हाइड्रोजन तो रिडक्शन में होता है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन भी रिडक्शन में ही होता है, और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किस में होता है? रिडक्शन में होता है, क्योंकि ऑक्सीडेशन में क्या होता है? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ए, दैट इज एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। तो स्टूडेंट्स, वैसे आपको क्या पता है कि हमारे ई-सरल ऐप में आपको बहुत सारे लेक्चर्स हैं और हर एक टॉपिक के लेक्चर्स को इतना विजुअलाइज करके हमने पढ़ा रखा है कि आप उसको देखेंगे ना तो आपको तो मज़ा ही आ जाएगा। तो अगर आपने ई-सरल ऐप अभी तक डाउनलोड नहीं करी है तो जल्दी से ई-सरल ऐप को डाउनलोड कर लो। उसमें फर्स्ट 10 आवर्स आपको फ्री मिलेंगे, जिसमें आप फ्री लेक्चर्स को उस टाइम देख सकते हो, और इसके अलावा आपको मिलेगा उसमें कंप्लीट स्टडी मटेरियल। उस स्टडी मटेरियल में बच्चों आपको हर एक चैप्टर का बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे, MCQ बेस्ड भी मिलेगा, केस स्टडी टाइप के मिलेंगे, असर्शन रीजन भी मिलेंगे, और इसके अलावा आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी मिलेंगे, और आपके होंगे उसमें बहुत सारे टेस्ट पेपर्स अवेलेबल। तो इस PDF के अलावा, यानी इस सेशन के अलावा, अगर आप और प्रैक्टिस करना चाहते हो तो ई-सरल ऐप को डाउनलोड करो और बेनिफिट उठाओ। चलो नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। तो अब हम हमारा देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अरे बाप रे, इतना बड़ा क्वेश्चन। कई बार क्या होता है ना, हम क्वेश्चन को देख के कि यार इतना बड़ा क्वेश्चन, ना 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 हमसे तो नहीं होगा सॉल्व, चलो आगे चलते हैं। तो ऐसा कभी भी मत करना। कई बार जो बड़े क्वेश्चंस देखते हैं ना वो एक्चुअली इतने टफ नहीं होते, सिर्फ उनकी लैंग्वेज ही बड़ी होती है। तो चलो पढ़ते हैं, क्या ये क्वेश्चन टफ है या सिंपल। तो आपके पास क्वेश्चन है 3 बीकर्स लेबल्ड A, B and C ईच कंटेनिंग 25 ml ऑफ वाटर वर टेकन। यानी कि हमने 3 बीकर्स ले लिए हैं A, B और C, और तीनों में क्या कर दिया है? 25 ml ऑफ वाटर को फिल कर दिया है, ठीक है। एक में हमने क्या किया है? स्मॉल अमाउंट ऑफ NaOH हमने इसमें मिक्स किया है, राइट। दूसरे में हमने एनहाइड्रस CuSO4 डाला है, एंड थर्ड में हमने NaCl ऐड किया है। तो अब क्या हो रहा है कि इट वॉज ऑब्जर्व दैट देयर वॉज एन इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ सॉल्यूशन कंटेन्ड इन बीकर A एंड B। यानी कि जब हमने
3 बीकर्स लिए हैं ए, बी एंड सी। बीकर ए में हमने डाला है सोडियम हाइड्रोक्साइड, बीकर बी में हमने डाला है कॉपर सल्फेट और बीकर सी में हमने डाला है सोडियम क्लोराइड। तो ऐसा ऑब्जर्व हुआ कि जो बीकर ए है और बी है उसमें से क्या हो रहा है, उसमें से हीट रिलीज हो रही है, ठीक है। जबकि बीकर सी में क्या हो रहा है, बीकर सी में टेम्परेचर ऑफ द सॉल्यूशन फॉल्स, यानी कि जो टेम्परेचर है वो क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है। तो अब आपको इसमें से बताना है कौन कौन से स्टेटमेंट्स हैं जो करेक्ट हैं, ठीक है। क्वेश्चन आई थिंक क्लियर हो गया होगा। तो अब हम इसमें 1 बाय 1 एक एक ऑप्शंस को देखते हैं। देखो फर्स्ट ऑप्शन क्या है हमारे पास, इन बीकर ए एंड बी एक्सोथर्मिक प्रोसेस हैज ऑब्जर्व्ड। एक्सोथर्मिक प्रोसेस में क्या होता है कि जब भी प्रोडक्ट बनता है तो हीट रिलीज होती है। तो यहाँ पर बीकर ए और बी में क्या हो रहा है कि प्रोडक्ट, जैसे हमने वाटर में कॉपर सल्फेट डाला और सोडियम हाइड्रोक्साइड डाला तो क्या हुआ, उसमें हीट रिलीज हुई, टेम्परेचर उसका इंक्रीज हो गया, यानी कि ये क्या है, एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। सो फर्स्ट वाला स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। सेकेंड हम देखते हैं, इन बीकर ए एंड बी एंडोथर्मिक प्रोसेस हैज़ बीन अकर्ड, बिल्कुल गलत है। तो देखो जब बीकर ए में ऑलरेडी एक्सोथर्मिक प्रोसेस हो रहा है तो डेफिनेटली एंडोथर्मिक प्रोसेस नहीं होगा। तो ये जो स्टेटमेंट हमारा सेकंड वाला वो है रॉन्ग। थर्ड स्टेटमेंट है, इन बीकर सी एक्सोथर्मिक प्रोसेस हैज अकर्ड। अब बीकर सी में क्या हो रहा था, बीकर सी में जैसे ही हमने वाटर लिया, वाटर में हमने सोडियम क्लोराइड डाला तो उसका जो टेम्परेचर है वो क्या हो गया, रिड्यूस हो गया, फॉल हो गया। तो एक्सोथर्मिक में तो क्या होता है कि टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है। तो दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग। हमारा जो ये स्टेटमेंट है वो क्या हो गया, रॉन्ग हो गया, ठीक है। नाउ फोर्थ वन इज, इन बीकर सी एंडोथर्मिक प्रोसेस हैज अकर्ड। डेफिनेटली जो प्रोसेस है उसमें टेम्परेचर डाउन हो रहा है तो क्या, कौन सा प्रोसेस हो गया, वो एंडोथर्मिक। यानी कि कौन कौन से स्टेटमेंट्स हैं जो करेक्ट है, फर्स्ट वाला और फोर्थ वाला, यानी कि ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। सो योर आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, देखा आपने देखा होगा कि कितना बड़ा स्टेटमेंट हमें नज़र आ रहा था, जिसको देख के हम एकदम से तो घबरा गए थे, यार इतना बड़ा क्वेश्चन। लेकिन आपने जब उसको पढ़ा होगा, उसको सॉल्व करने लगे होंगे तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। तो ऐसा कभी एग्जाम में अगर आपके साथ होता है कि आपको कोई बहुत बड़ा क्वेश्चन दिखाई दे रहा है तो बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। एक बार शांत दिमाग से उस क्वेश्चन को धीरे धीरे पढ़ना, वो डेफिनेटली सिंपल ही निकलेगा, ठीक है। सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर ट्रू। यानी आपको कुछ स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं और आपको बताना है कि इनमें से कौन कौन से स्टेटमेंट्स हैं जो करेक्ट हैं। नाउ एक्सपोजर ऑफ सिल्वर क्लोराइड टू सनलाइट फॉर अ लॉन्ग ड्यूरेशन टर्न्स ग्रे ड्यू टू। सिल्वर क्लोराइड है हमारे पास AgCl। उसको हमने क्या कर दिया, सनलाइट में रख दिया तो थोड़ी देर बाद उसका जो कलर है वो क्या हो जाएगा, सिल्वर ग्रे कलर का हो जाएगा। वो किस रीज़न से होता है, वो क्यों होता है, क्योंकि देखो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या लिखा है, द फॉर्मेशन ऑफ सिल्वर बाय डीकम्पोजिशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड। अगर हम इसको सनलाइट में रख रहे हैं तो बेसिकली होता क्या है, सनलाइट में हमने इसको रख दिया तो ये किस में टूट जाता है, Ag+Cl, ठीक है। और ग्रे कलर किसकी वजह से होता है, ग्रे कलर होता है हमारा सिल्वर की वजह से, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट। सेकंड हमें दिया हुआ है सब्लिमेशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड। तो सब्लिमेशन यहाँ नहीं हो रहा क्योंकि सब्लिमेशन प्रोसेस क्या होता है, सब्लिमेशन का प्रोसेस होता है कि जो भी सॉलिड है वो डायरेक्टली गैसेस स्टेट में आ जाता है। तो ऐसा यहाँ पे कुछ भी नहीं हो रहा। सो ये वाला जो हमारा स्टेटमेंट है वो क्या है, गलत है, ठीक है। थर्ड स्टेटमेंट है डिकम्पोजिशन ऑफ क्लोरीन गैस फ्रॉम सिल्वर क्लोराइड। तो डिकम्पोजिशन हो रहा है क्लोरीन, डेफिनेटली डिकम्पोजिशन हो रहा है, लेकिन यहाँ पे जो कलर आ रहा है ग्रे कलर वो क्लोरीन की वजह से नहीं आ रहा, वो आ रहा है सिल्वर की वजह से। सो हमारा ये वाला स्टेटमेंट भी क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। फोर्थ है ऑक्सीडेशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड। सिल्वर क्लोराइड का ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो सिल्वर क्लोराइड का ऑक्सीडेशन नहीं हो रहा है यहाँ पर, तो दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो रॉन्ग। सो ओनली वन इज करेक्ट, ओनली फर्स्ट वन इज करेक्ट। तो जो यहाँ पे क्या हो रहा है, सिल्वर क्लोराइड किस में कन्वर्ट हो रहा है, सिल्वर में और क्लोराइड में, और जो ग्रे कलर आ रहा है वो किसकी वजह से आ रहा है, वो सिल्वर की वजह से आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
देखो आपको एक इक्वेशन गिवन है और आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन, आइडेंटिफाई द सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड इन द अबव इक्वेशन। आपको इस इक्वेशन में पता करना है कि कौन सा सब्सटेंस है जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो चलो पता करते हैं। आपकी जो इक्वेशन है वो क्या है, MnO2 किससे रिएक्ट कर रही है, HCl से। मिल के आ रहा है हमको MnCl2 प्लस H2O प्लस Cl2। अब यहाँ पे देखो जो मैग्नीज है, मैग्नीज में से ऑक्सीजन बाहर निकल रही है और क्लोरीन ऐड हो रही है। तो MnCl2 का तो क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है ना। अब HCl में देखो, HCl में क्या हो रहा है, क्लोरीन बाहर निकल रहा है और ऑक्सीजन आके ऐड हो रहा है। यानी कि जो HCl है उसका क्या हो रहा है, उसका हो रहा है ऑक्सीडेशन। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा बी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि सेलेक्ट द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट फॉर द फॉलोइंग इक्वेशन। आपको ये इक्वेशन दी है और अब आपको पता करना है कि इसमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा है। देखो H2S किससे रिएक्ट कर रहा है, आयोडीन के साथ। मिल के आ रहा है हमें Hi प्लस सल्फर। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, H2S में से सल्फर क्या हो रहा है, बाहर निकल रहा है और आयोडीन इसमें ऐड हो रहा है। इसको यहाँ पे ऐसे लिख लेते हैं। देखो H2S प्लस I2 हमें क्या मिल रहा है, राइज ऑफ Hi प्लस S। अब यहाँ पे सोचने वाली बात है कि यहाँ पे हमें ना तो ऑक्सीजन दिखाई दे रही है, तो हम कैसे बताएं कि ऑक्सीजन किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका रिडक्शन हो रहा है। तो यहाँ पे हम जो इलेक्ट्रॉन्स गेन करते हैं और इलेक्ट्रॉन लॉस करते हैं वो वाला फंडा इसमें यहाँ पे यूज़ करेंगे। देखो जब सल्फर हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना रहा था तो हाइड्रोजन अपना एक इलेक्ट्रॉन किसको दे रहा था, सल्फर को, राइट। और अभी आयोडीन तो अलग ही है। तो अब सल्फर ने क्या किया, हाइड्रोजन का जो इलेक्ट्रॉन है वो उसको वापस दे दिया। भाई तू अपना इलेक्ट्रॉन जो है वो अपने पास वापस रख, मुझे ज़रूरत नहीं है, मैं तो सल्फर ही ठीक हूँ। तो सल्फर ने क्या किया, इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिया। यानी कि सल्फर ने क्या किया, इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर दिया, अपने इलेक्ट्रॉन्स जो उसने ले रखे थे वो वापस दे दिए। ठीक है, तो सल्फर में अगर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है तो इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। यानी कि सल्फर का क्या हो रहा है, हमारा ऑक्सीडेशन। सल्फर का बोलूँ या फिर मैं H2S का बोलूँ। ठीक है, अब आयोडीन क्या हो, अगर सल्फर का ऑक्सीडेशन हो रहा है तो किसकी वजह से हो रहा है ये, क्योंकि आयोडीन किसकी जगह ले रहा है, सल्फर की। अब सल्फर को डिस्प्लेस कर देगा और आयोडीन सल्फर की जगह आके अटैच हो जाएगा और वो क्या कर लेगा, वो हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन्स ले लेगा। तो किसकी वजह से हो रहा है ये ऑक्सीडेशन, ये हो रहा है आयोडीन की वजह से। तो कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह कौन वर्क कर रहा है, आयोडीन। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो क्या होगा, आयोडीन। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द कंडीशन प्रोड्यूस्ड बाय एरियल ऑक्सीडेशन ऑफ फैट्स एंड ऑयल इन फूड मार्क्ड बाय अनप्लीजेंट स्मेल एंड टेस्ट इज कॉल्ड। अब अभी तक हमने देखा था, कभी आपने नोटिस किया होगा कि अगर आप कोई भी सब्ज़ी बनाओ, बेसिकली आलू, अगर पता हो कि आप आलू की सब्ज़ी बनाओ सुबह सुबह, उसको बाहर छोड़ दो गर्मी में, शाम तक आप देखना वो सब्ज़ी ख़राब होने लगती है, उसमें स्मेल आने लगती है। तो वो जो प्रोसेस होता है वो क्या होता है, वो एक्चुअली क्या होता है कि उसमें जितने भी फैट्स होते हैं, ऑयल्स होता है, उनका क्या हो जाने लग जाता है, ऑक्सीडेशन। और इस पूरे प्रोसेस को हम बोलते हैं रेंसिडिटी। अगर कोई भी मेटल का ऑक्सीडेशन होता है तो हम उसको बोलते हैं कोरोजन। जैसे कि अगर आयरन है, आयरन का जब ऑक्सीडेशन हो जाता है तो वो रस्ट बना लेता है, तो उसको हम बोलते हैं कोरोजन। लेकिन अगर किसी फूड का ऑक्सीडेशन होता है तो उसको हम बोलते हैं रेंसिडिटी। सो करेक्ट आंसर इज सी। तो स्टूडेंट अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर इन अ डीकम्पोजिशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर क्या है, डीकम्पोजिशन रिएक्शन है, पता है आपको। इलेक्ट्रोलिसिस एक्चुअली क्या होता है, इलेक्ट्रोलिसिस का मतलब होता है कि इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू किसी भी चीज़ को डिकम्पोज करना। जैसे अगर हम वाटर को इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे तो H2O किस में कन्वर्ट हो जाएगा, हमारा H प्लस OH माइनस आयंस में। ठीक है, द मोल रेशियो ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन गैसेज लिबरेटेड ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर।
हाइड्रोजन के कितने हैं 2, ऑक्सीजन के कितना है 1, यानी कि कितने हो गया हमारे पास 2:1 का रेशियो हो गया। सो करेक्ट आंसर इज बी। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मैं 25 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम इस पर, ठीक है। और हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें आपको बहुत सारे कॉन्सेप्ट सीखने के लिए मिलेंगे, प्लस आपको ये PDF भी मिलेगी। तो इस वीडियो के एंड तक जुड़े रहना क्योंकि इसमें आपको बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा, ठीक है। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हेन Ac2 gases pass through saturated solution of H2S which of the following reaction occur। हमने SO2 जो गैस है उसको किससे पास करवा दिया, H2S से। तो इनमें से कौन सी रिएक्शन होगी, वो होगी हमारी H2O बनेगा, एक तो वाटर बन जाएगा और क्या मिल जाएगा हमें, तीन एटम्स ऑफ सल्फर मिल जाएंगे। सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ए। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। देखो आपको इसमें एक रिएक्शन दी हुई है, बहुत अच्छी सी रिएक्शन है और आपको इसमें बताना है कि ये रिएक्शन का कौन सा टाइप है। तो देखते हैं कौन सा टाइप है। देखो फर्स्ट ऑप्शन क्या दिया हुआ है अपन को इसमें, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। अब इसमें डिस्प्लेसमेंट हो रहा है या नहीं, देखो अमोनिया किससे रिएक्ट कर रहा है, ऑक्सीजन से। प्रोडक्ट में हमको क्या मिल रहा है, NO और 6 मोल्स ऑफ H2O, यानी कि अमोनिया में जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन को किसने डिस्प्लेस कर दिया, ऑक्सीजन ने, यानी कि डेफिनेटली इसमें डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रही है, ठीक है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो रही है क्या, कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होता है, दो रिएक्टेंट्स आपस में जुड़कर एक प्रोडक्ट, सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं, लेकिन यहाँ पे एक से ज़्यादा प्रोडक्ट बन रहे हैं। सो इट इज़ नॉट अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन। नाउ रिडॉक्स रिएक्शन क्या हो रही है इसमें, रिडॉक्स रिएक्शन क्या होती है, जब किसी भी रिएक्शन में ऑक्सीडेशन भी हो रहा होता है और रिडक्शन भी हो रहा होता है, दैट इज़ कॉल्ड अ रिडॉक्स रिएक्शन। तो अब इसमें देखो जो अमोनिया है, अमोनिया में से हाइड्रोजन बाहर निकल रहा है, तो हम क्या कह सकते हैं कि इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, और किस में जाके जुड़ रहा है, ऑक्सीजन में, तो इसका क्या हो रहा है, रिडक्शन। तो इट इज़ अ राइट, इसमें क्या हो रहा है, रिडॉक्स रिएक्शन हो गया। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होती है, ये रिएक्शन होती है एसिड और बेस के बीच में। जब एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करते हैं तो सॉल्ट बनाते हैं और वाटर बनाते हैं, और वह एक दूसरे का जो बिहेवियर हुए, एसिड का जो बिहेवियर होता है वो बेस के बिल्कुल अपोजिट होता है। तो वो दोनों जब आपस में रिएक्ट करते हैं ना, तब वो एक दूसरे के नेचर को न्यूट्रलाइज कर लेते हैं, इसलिए हम उसको क्या बोलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 1 और 3, यानी कि अपना ऑप्शन क्या आ रहा है, सी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या हमेशा एक्सोथर्मिक होती है या एंडोथर्मिक होती है या समटाइम एक्सोथर्मिक होती है, या बोथ A एंड B, एक्सोथर्मिक भी हो सकती है और एंडोथर्मिक भी हो सकती है। वेल, कॉम्बिनेशन रिएक्शन एक्सोथर्मिक सिर्फ उसी कंडीशन में कहलाती है जब उसके प्रोडक्ट के साथ हीट रिलीज होती है। अगर उसके प्रोडक्ट के साथ हीट रिलीज नहीं हो रही है तो वो एक्सोथर्मिक नहीं कहलाती है। यानी कि हो सकता है कि कभी कभी कॉम्बिनेशन रिएक्शन को करवाने के लिए हमें हीट सप्लाई करनी पड़े, यानी कि दो प्रोडक्ट्स को आपस में रिएक्ट कराने के लिए हमें उल्टा हीट देनी पड़ रही है, तो उस केस में क्या हो जाता है, वो एंडोथर्मिक हो जाता है। यानी कि जो कॉम्बिनेशन रिएक्शन है वो क्या है, एंडोथर्मिक भी हो सकती है और एक्सोथर्मिक भी हो सकती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या है, बोथ A एंड B। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अ researcher adds a barium hydroxide to hydrochloric acid to form a white colored barium chloride. Which option gives the balanced equations of the reaction? इसमें से आपको बैलेंस इक्वेशन फाइंड आउट करनी है कि कौन सी इक्वेशन है जो बैलेंस है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपन देखते हैं, देखो यहाँ पे हाइड्रोजन के कितने एटम्स है, 1, और प्रोडक्ट नहीं 1 नहीं है, 1 और यहाँ पे 2, 3 है टोटल, और यहाँ पे कितने हैं, 2 और 2 ये 4, यानी कि ये तो बैलेंस नहीं है। So this is the wrong answer. Second is, यहाँ पे देखो 2 यहाँ से हैं और 2 यहाँ से, टोटल कितने हो गए, 4, और यहाँ पे कितने हैं, 4, यानी कि हाइड्रोजन तो बैलेंस है। फिर क्लोरीन देख लो, यहाँ पे क्लोरीन के कितने एटम्स है, 2, प्रोडक्ट में कितने हैं, 2, यानी कि क्लोरीन भी बैलेंस्ड है। बेरियम का देख लो, बेरियम का एक मॉलिक्यूल है और यहाँ पे भी एक ही है, यानी कि ये जो इक्वेशन है वो क्या है, बैलेंस्ड इक्वेशन है। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। सी और डी रॉन्ग होंगे क्योंकि इसमें ये वाला जो प्रोडक्ट है वो नहीं बनेगा, ऑक्सीजन नहीं बनेगी, ठीक है।
So answer is option B. Now next question is, one of the following process does not involve a chemical reaction, that is. अब आपको 4 तरह के अलग अलग प्रोसेस गिवन है और आपको बताना है इनमें से कौन सा है जो कि केमिकल रिएक्शन है। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं ये बताना है कि इनमें से कौन सा है जो केमिकल रिएक्शन जिसमें इन्वॉल्व नहीं है। जैसे आपका फर्स्ट ऑप्शन क्या है, फर्स्ट ऑप्शन है मेल्टिंग ऑफ कैंडल वैक्स व्हेन हीटेड। आपके पास कैंडल है, आपने उसको जला दिया तो क्या होगा, वो मेल्ट होने लगती है। बट जब वो मेल्ट हो रही है तो उसमें केमिकल प्रोसेस नहीं हो रहा, वो सिर्फ एक फिजिकल स्टेट चेंज हो रही है। पहले वो सॉलिड था, सॉलिड से वो लिक्विड में चेंज हुआ, थोड़ी देर बाद वो वापस सॉलिड हो जाता है, ठीक है। बी देखो, बर्निंग ऑफ कैंडल वैक्स व्हेन हीटेड। जब हम उसको जला रहे हैं तो जो वैक्स को जब हम जलाते हैं ऑक्सीजन की प्रेजेंस में तो क्या बन जाता है, हमारे पास CO2 बनता है और H2 बनता है और हीट निकलती है। जैसे टाइप ऑफ कंबशन रिएक्शन, तो इसमें जो है वो केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व है। थर्ड वन इज द डाइजेशन ऑफ फूड इन योर स्टमक। आपके जो स्टमक में जब भी हम कोई खाना खाते हैं ना, तो खाना क्या करता है, हमारे बॉडी में जाके डिकम्पोज होता है, मतलब अलग अलग मॉलिक्यूल्स में टूट जाता है, तो उसको वो भी एक केमिकल प्रोसेस है, ठीक है। तो दिस इज ऑल्सो केमिकल प्रोसेस, क्योंकि इसमें क्या होता है, एक नया ही प्रोडक्ट बनता है। फिजिकल प्रोसेस और केमिकल प्रोसेस में जो मेन डिफरेंस होता है वो क्या होता है कि फिजिकल प्रोसेस में कोई भी नया प्रोडक्ट नहीं बनता, सिर्फ स्टेट में चेंज होता है, जबकि केमिकल प्रोसेस में हमेशा एक नया प्रोडक्ट बनता है। तो डाइजेशन ऑफ फूड, जब से हमने रोटी खाई तो रोटी क्या पेट में जाके रोटी ही रहती है नहीं रहती ना, वो तो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और विटामिन, मिनरल, इन सब में टूट जाती है, तो हमेशा नया प्रोडक्ट बन जाता है, डिकम्पोजिशन हो जाता है, राइट। और फोर्थ वन इज द राइपनिंग ऑफ बनाना। मतलब अगर बनाना है, आप उसे पका रहे हो तो डेफिनेटली वो एक नया प्रोडक्ट बन रहा है और वो इरिवर्सिबल प्रोसेस है, यानी आप पके हुए बनाने से कच्चा बनाना नहीं बना सकते। तो यानी कि इसमें जो ऑप्शन ए है, ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट। सिर्फ ऑप्शन ए ही ऐसा है जिसमें केमिकल प्रोसेस है वो नहीं हो रहा। नाउ अ स्टूडेंट लर्न्स दैट some products are formed as a result of combining two components, while some compounds are formed as a result of dissociation of two compounds. आपके पास दो रिएक्शन है, रिएक्शन P और रिएक्शन Q। आपको क्या बताना है कि विच रिएक्शन इज एन एग्जाम्पल ऑफ कॉम्बिनेशन और कौन सी रिएक्शन है जो डीकम्पोजिशन की एग्जाम्पल है। यानी इन दोनों रिएक्शंस में से कौन सा है जो कॉम्बिनेशन रिएक्शन को शो कर रहा है और कौन सा है जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन को शो कर रहा है। तो हम फर्स्ट रिएक्शन देखते हैं। देखो रिएक्शन P में हमारे पास क्या है, रिएक्शन P में कैल्शियम ऑक्साइड है, वो किससे कनेक्ट हो रहा है, SO2 से, ठीक है। और हमें क्या मिल रहा है, एक सिंगल प्रोडक्ट, यानी कि दो रिएक्टेंट्स आपस में रिएक्ट करके एक सिंगल प्रोडक्ट बना रहे हैं। तो ये कौन सा हमारा टाइप हो गया रिएक्शन का, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो ZnCO3 है, ZnCO3 किस में कन्वर्ट हो रहा है, ZnO और CO2, यानी कि एक ही प्रोडक्ट है खाली, और वो किस में टूट रहा है, दो प्रोडक्ट्स में। एक रिएक्टेंट है हमारे पास, प्रोडक्ट नहीं है सॉरी, ये एक रिएक्टेंट है, ये किस में डिकम्पोज हो रहा है, दो प्रोडक्ट्स में। तो ये कौन सा हो गया, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। यानी कि P कौन सा है, कॉम्बिनेशन, और Q कौन सा है, डीकम्पोजिशन। तो अब कौन सा ऑप्शन है जो करेक्ट है, देखो बोथ रिएक्शंस आर एग्जांपल ऑफ कॉम्बिनेशन, नो दिस इज रॉन्ग, ठीक है। बोथ द रिएक्शंस आर एग्जांपल ऑफ डीकम्पोजिशन, दिस ऑल्सो रॉन्ग। थर्ड ऑप्शन है रिएक्शन P इज द कॉम्बिनेशन रिएक्शन एंड Q इज द डीकम्पोजिशन, दिस वन इज द राइट आंसर। यानी कि आपका जो आंसर होगा वो क्या होगा, C। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द इमेज शोज अ रिएक्शन बिटवीन जिंक एंड हाइड्रोजन, यानी कि जिंक और हाइड्रोजन के बीच में क्या हो रही है, रिएक्शन हो रही है। तो हमको क्या बताना है इसमें कि विच ऑप्शन शोज द ऑक्सीडेशन। ये चार ऑप्शंस हैं, इन चारों में से कौन सा रिएक्शन है जो ऑक्सीडेशन को शो कर रहा है। तो अब यहाँ पे देखो जिंक किससे कनेक्ट हो रहा है, 2H+ से, और हमको क्या मिल रहा है, Zn+2 + H2। यानी कि जिंक क्या कर रहा है, जिंक के पास दो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसने क्या कर दिया, अपने ट्वाइस ऑफ H+, इसने अपने दो इलेक्ट्रॉन्स किसको दे दिए, हाइड्रोजन को दे दिए, और खुद क्या बन गया,
खुद बन गया Zn2+ प्लस, और हाइड्रोजन को तो 2 इलेक्ट्रॉन्स मिल गए तो वो अपना सेटिस्फाई होकर H2 बन गया। यानी कि Zn से हमारे पास क्या बन रहा है, Zn+2। और क्योंकि इसमें लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो रहा है तो ये किस टाइप की इक्वेशन हो गई, ऑक्सीडेशन की। यानी कि ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। Zn से क्या बन रहा है हमारे पास, Zn+2। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट हैपन्स व्हेन कॉपर रॉड इज डिप्ड इन आयरन सल्फेट सॉल्यूशन। अगर कॉपर है, कॉपर यहाँ पे मान लो कि कोई एक बीकर है, इस बीकर में क्या भरा हुआ है हमारा, आयरन सल्फेट, ठीक है, इसमें आयरन सल्फेट भरा हुआ है, इसमें हमने कॉपर की रॉड डाल दी तो क्या होगा, ये क्या है हमारा कॉपर है, तो क्या होगा। देखो जो एक रिएक्टिविटी सीरीज होती है, रिएक्टिविटी सीरीज में जितने भी एलिमेंट्स रिएक्टिविटी सीरीज में ऊपर की तरफ होते हैं वो इजीली जो नीचे वाले एलिमेंट्स होते हैं उनको डिस्प्लेस कर देते हैं। लेकिन जो रिएक्टिविटी सीरीज में फेरस जो है वो ऊपर आता है और जो कॉपर है वो नीचे आता है। यानी कि इस केस में कोई भी रिएक्शन नहीं होगी क्योंकि कॉपर आयरन को डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा, तो नो रिएक्शन विल टेक प्लेस। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन इज इन अकॉर्डेंस विथ। अब बैलेंस हमने जो पूरा चैप्टर पढ़ा था उसमें देखा था कि हम कैसे इक्वेशंस को बैलेंस कर सकते हैं। तो बैलेंसिंग जो होती है वो किस लॉ पे डिपेंड करती है वो हमको इसमें बताना है। तो आपको पता होगा कि जो लॉ है वो क्या कहता है बैलेंसिंग के टाइम पर, कि जितने भी एटम्स रिएक्शन से पहले प्रेजेंट है रिएक्टेंट्स में, उतने ही एटम्स रिएक्शन के बाद भी प्रेजेंट होने चाहिए प्रोडक्ट में। तो अब इसमें कौन सा ऑप्शन है जो करेक्ट है, और इस लॉ को हम क्या कहते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, यानी कि ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, देखो अरे बहुत ही एक अच्छी से आपको इक्वेशन गिवन है और आपको क्या बताना है, द वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई। आपको एक इक्वेशन गिवन है जो कि बैलेंस्ड ही है लेकिन इसमें कुछ एक्स और वाई की वैल्यूज है और आपको बताना है इसमें एक्स की वैल्यू क्या होगी और वाई की वैल्यू क्या होगी। तो देखो इसको कैसे सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं उसमें कौन कौन से एलिमेंट्स हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि देखो यहाँ पर क्या है, कॉपर है एक है हमारे पास हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, ठीक है। ये 4 एलिमेंट्स हैं जो रिएक्टेंट्स में हैं। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं रिएक्टेंट्स और यहाँ पे हम लिख देते हैं प्रोडक्ट्स। अब देखो रिएक्टेंट में कॉपर का कितना है, एक ही एटम है और प्रोडक्ट में क्या है, एक है, यानी कि कॉपर तो क्या है अपना बैलेंस है। हाइड्रोजन का देखो रिएक्टेंट में कितना है, एक्स है, लेकिन प्रोडक्ट में कितना है अपना 4। अब नाइट्रोजन देखो, नाइट्रोजन कितना है, एक्स है और प्रोडक्ट में कितना है, यहाँ से 2 आ गए और यहाँ से हो गया y, यानी कि 2 + y, ठीक है। और हमारा ऑक्सीजन कितना है, ऑक्सीजन देखो रिएक्टेंट में कितने हैं हमारे पास 3x और प्रोडक्ट में कितने हैं, देखो प्रोडक्ट में है हमारे पास 3 × 6 + 2y प्लस यहाँ पे 2, यानी कि 6 + 2 कितना हो गया अपने पास 8 हो गया, 8 + 2y, ठीक है। अब यहाँ से देखो x किसके इक्वल आ रहा है, 4 के, तो x क्या हो गया अपना, x = हो गया 4 और इसके अलावा x किसके इक्वल आ रहा है हमारा 2 + y के भी। तो सबसे पहले हमें पता चल गया x = क्या है 4 है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो ये दोनों भी इक्वल हैं तो हम 2 + y को भी किसके इक्वल कर सकते हैं, 4 के इक्वल। तो यहाँ y की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास 2, यानी कि ऑप्शन सी क्या हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। द रिएक्शन इन विच 2 कंपाउंड एक्सचेंज देयर आयंस टू फॉर्म 2 न्यू कंपाउंड्स। ये किस टाइप की रिएक्शन है जिसमें 2 कंपाउंड एक्सचेंज करते हैं अपने आयंस को टू मेक 2 न्यू कंपाउंड्स। देखो डिस्प्लेसमेंट जो सिंपल रिएक्शन होती थी उसमें तो क्या होता था, एक एलिमेंट दूसरे कंपाउंड के एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देता था, लेकिन जो डबल डिस्प्लेसमेंट होता है उसमें क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ आयंस हो जाता है। एक कंपाउंड का आयन दूसरे कंपाउंड में चला जाता है, दूसरे कंपाउंड का जो आयन होता है वो फर्स्ट कंपाउंड में आ जाता है। तो इट इज़ अ टाइप ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अ सब्सटेंस विच ऑक्सीडाइज इटसेल्फ एंड रिड्यूसेस अदर
इज़ नोन एज, मतलब कोई भी ऐसा सब्सटेंस जो खुद ऑक्सीडाइज हो जाता है और दूसरे को रिड्यूस कर देता है, उसको हम क्या कहते हैं? अभी हमने थोड़ी टाइम पहले ही डिस्कस किया था, जैसे कि जितने भी लाइफ इंश्योरेंस वाले एजेंट्स होते हैं वो क्या करते हैं, आपका लाइफ इंश्योरेंस करते हैं, खुद का लाइफ इंश्योरेंस नहीं करते, ठीक है। तो अगर कोई भी सब्सटेंस खुद ऑक्सीडाइज होकर दूसरे को रिड्यूस कर रहा है, यानी कि किसी और को रिड्यूस कर रहा है, तो वो क्या कर रहा है, उसके लिए रिड्यूसिंग एजेंट की तरह वर्क कर रहा है, तो उसको हम क्या कहते हैं? तो उस टाइप का जो सब्सटेंस होता है वो क्या कहलाता है? हमारा रिड्यूसिंग एजेंट। तो उसको आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ रिडॉक्स रिएक्शन इज वन इन विच। रिडॉक्स रिएक्शन क्या होती है? देखो, रिडॉक्स रिएक्शन क्या होती है? जब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों ही प्रोसेस एक सिंगल रिएक्शन में होते हैं तो हम उसको कंबाइंड करके क्या बोलते हैं? रिडॉक्स रिएक्शन। यानी कि जो वन सब्सटेंस इज ऑक्सीडाइज एंड वाइल द अदर इज रिड्यूस। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आपको रिएक्शन दी हुई है, इन द फॉलोइंग इक्वेशन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। हमें एक्स की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो देखो, ये आपके पास एक बैलेंस्ड इक्वेशन है। इस पूरी बैलेंस्ड इक्वेशन को में हमें क्या करना है? इस एक्स की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं रिएक्शन में जितने भी रिएक्टेंट्स हैं वो कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे सोडियम, फिर आ गया कार्बन, फिर आ गया ऑक्सीजन, फिर हाइड्रोजन और क्या हो गया हमारा? क्लोरीन। अब यहाँ हम देख लेते हैं रिएक्टेंट्स और इधर देख लेते हैं प्रोडक्ट्स। अब देखो, सोडियम के जो रिएक्टेंट्स थे उसमें कितने एटम्स थे? 2 थे। प्रोडक्ट में भी कितने हैं? 2। कार्बन का देखो, कार्बन का कितना है? 1। और यहाँ पे कार्बन का कितना है? 1, यानी कि दिस इज ऑल्सो बैलेंस्ड, ठीक है। अब देखो, ऑक्सीजन के कितने हैं? 3। और यहाँ पर कितने हैं? 2 यहाँ पर और 1 यहाँ पे, यानी कि 3। यानी कि ऑक्सीजन भी कितने हो गए अपने? 3। नेक्स्ट इज द हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के कितने हैं रिएक्टेंट्स में? X। और यहाँ पर कितने हैं? 2। क्लोरीन के भी कितने हैं? X। और यहाँ जो प्रोडक्ट है उसमें भी कितने हैं? 2। देखो, 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, यानी कि x है और ये 2, यानी कि x की वैल्यू क्या हो गई हमारी? 2। सो बी इज द करेक्ट आंसर। तो है ना स्टूडेंट्स, कितना सिंपल होता है क्वेश्चंस को सॉल्व करना। कई बार हम लोग क्वेश्चंस को देख के ऐसे ही घबरा जाते हैं, लेकिन जब आप उसको सॉल्व करोगे थोड़ा सा अपने माइंड को कूल रखते हुए, तो वो क्वेश्चन बहुत ही ईजिली सॉल्व हो जाता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्योंकि आज हमें पूरे 25 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द इक्वेशन NaOH प्लस HNO3 से हमें क्या मिल रहा है? NaNO2 प्लस H2O। तो नाइट्रिक एसिड इज एक्टिंग एट, मतलब NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ हमने नाइट्रिक एसिड है उसको रिएक्ट कराया, तो हमें क्या मिला? NaNO3 और H2O। तो यहाँ पे जो नाइट्रिक एसिड है वो किसकी तरह बिहेव कर रहा है? देखो, अब इस इक्वेशन में हो क्या रहा है? इस इक्वेशन में हमारे पास है NaOH जो किसके साथ रिएक्ट कर रहा है? HNO3 के साथ, और हमें मिल क्या रहा है? NaNO3 और वाटर। तो अब देखो बच्चों, इसमें NaOH है, NaOH में से ऑक्सीजन हाइड्रोजन क्या है? वो बाहर निकल रहा है, यानी कि NaOH का क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है, ठीक है। तो NaOH का क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन। और ये ऑक्सीडेशन किसकी वजह से हो रहा है, मतलब कौन एज ए एजेंट वर्क कर रहा है इसको ऑक्सीडाइज करने के लिए? वो है हमारा HNO3। तो यानी कि HNO3 किसकी तरह यहाँ पे रिएक्ट कर रहा है? ये कर रहा है हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह। तो योर आंसर इज ए। सो आई होप स्टूडेंट्स आपने आज का लेक्चर एंजॉय किया होगा, और आपके जितने भी एक्सपीरियंसेस हैं आप हमारे साथ कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करना। आप इस पूरे सेशन की जो PDF है उसको डाउनलोड कर सकते हो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक के साथ। और जिन जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को प्रेस कर दो, क्योंकि डेली आपके लिए कोई ना कोई नया लेक्चर ज़रूर अपडेट होता रहेगा। थैंक यू सो मच।